अगर ये लोग इस तरह से बाहर ना किए जाते तो हमें कैसे पता चलता कि समाज के अंदर की गिरावट क्या है। भारतीय समाज में हिंदू अपर कास्ट महिलाएं तो पुरुषों से भी ज्यादा कास्टिस्ट रही हैं। परिवार के अंदर, घर के अंदर जाति व्यवस्था को उन्होंने ही बना के रखा है, चला के रखा है। माँ के सामने बेटी का बलात्कार, बेटी के सामने माँ का बलात्कार, माँ के सामने बेटी को पत्थर पे पटक के मार देना। सिर्फ बलात्कार पे बात मत कीजिए, अपराधी अपराध करेंगे, ये हर समाज में होता है, हर देश में होता है, लेकिन कानून व्यवस्था उनका साथ देगी, विधायिका उनका साथ देगी, मीडिया उनका साथ देगा, सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधे रहेगा। ये निराली बात। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक तरफ 15 अगस्त सन 2022 को नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके गृह राज्य गुजरात में उसी 15 अगस्त को एक घटना हो रही थी और बिल्किस बानो नाम की एक महिला जो कि 2002 के गुजरात दंगों में पीड़ित हुई थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ था, उनके 11 दोषियों को उसी दिन रिहाई दी जा रही थी। तो इस सिलसिले में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं और अलग अलग पहलू से इस पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी एक महिला को इस तरह के हालात का अगर सामना करना पड़े तो आमतौर पर दूसरी महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं, खासतौर से इंटेलेक्चुअल और पढ़ी लिखी समझदार महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं। इस सिलसिले में हमने सोचा कि एक ऐसी शख्स से बात करें जो जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ वो नेशनल, इंटरनेशनल और विशेष तौर पर विमेन इश्यूज को अच्छी तरह से समझती हैं। हमारे साथ दिल्ली से बराह रास्त शीबा असलम फहमी साहिबा जुड़ी हुई हैं। तो शीबा साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आपका। तो जैसा कि हमने अपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि पहले तो एक महिला होने के नाते और उसके बाद में इन जनरल आप इस चीज को कैसे देखती हैं, आप इस पर रिएक्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। महिला होने के नाते इसको मैं कैसे देखती हूँ, बहुत देर से ये महसूस हो रहा है भारत में, पिछले 7-8 सालों से खासकर, कि महिला होना अपने आप में एक कैटेगरी नहीं है। अगर आप दलित महिला हैं, अगर आप आदिवासी महिला हैं, अगर आप मुस्लिम महिला हैं, तो आपके लिए न्याय नामुमकिन है। अगर आप हिंदू अपर कास्ट महिला हैं तो शायद आपकी बात की जाएगी, जैसे हम सब ने निर्भया में हम भी खड़े हुए थे, हम भी गए थे और हमने आंदोलन किए थे। तो उस तरह की अगर आपकी आइडेंटिटी है, जैसे तेलंगाना या हैदराबाद वाली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ हुआ तो उसको तुरंत न्याय दिलाने की कोशिश की गई और अवैध तौर पे उन लोगों का जो मुलजिम थे उनका एनकाउंटर कर दिया और पुलिस के ऊपर हारफूल माला चढ़ाई गई। हालांकि अब ये साबित हो गया है कि वो फेक एनकाउंटर था, वो गलत किया गया। तो ये सारी चीजें हैं कि महिला होना अपने आप में काफी नहीं है। आप भारत में जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सब देख करके तय होता है और ये बिल्कुल अब तय हो गया है, इसमें अपवाद नहीं रह गए हैं कि सिर्फ महिला होने से कुछ नहीं। तो आप ये कहना चाह रही कि ये महिला होना सिर्फ काफी नहीं, बल्कि इसके लिए आप इसको बाइनरी में देखिए, यानी अपर कास्ट हिंदू अगर महिला है तो एक दूसरा उसके साथ रवैया होगा, और अगर उसके अलावा महिलाएं हैं तो उनके साथ दूसरा रवैया है। आप ये कहना चाह रही है बेसिकली? सिर्फ एक बाइनरी नहीं है, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ एक बाइनरी नहीं है। आपको याद होगा सोनी सोरी के साथ अत्याचार करने वाला थाना अध्यक्ष और उस समय का जो एसपी था, उसको बाकायदा नेशनल अवार्ड दिया गया और उसको गैलेंट्री अवार्ड वगैरह दिए गए और सम्मानित किया गया। ये स्थापित किया जा रहा है कि वो महिलाएं जो कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू कॉरपोरेट राष्ट्र के का हिस्सा नहीं है, उनको न्याय मिलना ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि उनके अत्याचारियों को इनाम भी दिया जाएगा उन पर अन्याय करने का। बिल्किस का केस इसलिए अलग है कि बिल्किस, चलो सोनी सोरी तो आवाज उठा रही थी, गुजरात के मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हुआ और बिल्किस के साथ वो एक घरेलू लड़की 21 साल की, तो उसके साथ जो अत्याचार हुआ तो वो ये और भी ज्यादा जघन्य है कि वो तो बिल्कुल मासूम थी, उसके साथ हुआ। और जो अत्याचार हुआ वो एक चीज है, अत्याचार करने वालों को इनाम दिया जाएगा, 15 अगस्त को उन्हें आजाद किया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फ उनके लिए मायनेदार बनाया जाएगा। 11 के 11, मतलब आप तर्क देखिए कि वो बहुत अच्छा उनका चरित्र था वहां पर जेल के अंदर। आप ये बताइए 11 के 11 सबको, तो ये तो उनके वकील जो थे गोपाल सिंह सोलंकी, उनका बयान था। बीबीसी से उन्होंने बातचीत करते हुए बात बाज़ाब्ता कही कि बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा कि आखिर किस बेस पर
उनको रिहा किया जाए। तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि क्रिमिनल को बहुत ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता है और बहुत सारे क्रिमिनल्स एक साथ आ जाएंगे तो फिर एक क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाएगा, यानी इस तरह का उन्होंने तर्क दिया था। जी, वो मोजो स्टोरी है, बरखा जी जो चलाती हैं अपना, उसकी स्टोरी है। उनके साथी ने पूछा, देखिए ये बात है कि 11 के 11 लोग आइडेंटिकली बिहेव कर रहे थे, यानी ये पहले ही मन बना लिया गया था, क्योंकि गुजरात चुनाव है, माया कोडनानी को बाहर होना चाहिए, बाबू बजरंगी को बाहर होना चाहिए, जितने भी जघन्य अपराधी उन सबको बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात का मोदी साहब का पीपीपी मॉडल था, जिसमें उन्होंने क्राइम में पब्लिक को, प्राइवेट लोगों को और प्रोसिक्यूशन को, तीनों को शामिल किया। और उन्होंने ये आश्वासन था, एक अलिखित आश्वासन था कि जिन लोगों को, जिन आम जनता को अपराध करने की छूट दी गई है, ये पकड़े गए तो छुड़ाने की जिम्मेदारी उसी सरकार की है जिसने उन्हें अपराध करने की छूट दी थी। आप ये देखिए कि माया कोडनानी लगातार अदालत को भ्रमित करती रही, झूठ बोलती रही कि वो विधानसभा में उपस्थित थी जिस समय की घटना है। वो तो कहिए कि एक अधिकारी ने डिजिटल रिकॉर्ड्स निकाल करके ये साबित किया कि ये वहां पर मौजूद नहीं थी और इनकी लोकेशन कहीं और थी, और जिसके आधार पे अदालत में फिर ये साबित हो सका कि वो अपराधी के सिलसिले में राणा अयूब ने भी उनके साथ मिल करके उनके घर में रह करके बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे। तो इससे साबित होता है कि माया कोडनानी बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व थी। जो फैक्चुअल सबूत था वो डिजिटल जो उनका ब्लूप्रिंट वो था, फुटप्रिंट था, उससे आया था, जो एक अधिकारी जिनको कि एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग करके भेज दिया गया था उस विभाग में, जहां उनके पास ये सारा सेटअप था कि वो पूरे डिजिटल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं और लोकेशंस चेक कर सकते हैं, इसलिए वो कर सके थे और इसलिए अकाट्य रूप से ये तय हो पाया कि ये वहां मौजूद थी। और फिर ये जो चश्मदीद थे कि ये सिलेंडर उपलब्ध करा रही थी मुसलमानों के घरों को, दुकानों को जलाने के लिए। बाबू बजरंगी ने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ खुद कबूल किया अपना गुनाह कि किस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने सपोर्ट किया है इस पूरे कत्लेआम। वो तो यूट्यूब पे उनका अवेलेबल है, वो तमाम स्टिंग ऑपरेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, लोग देख भी सकते हैं। बेशक। तो और ये जो बिल्किस का मामला था, बिल्किस इन अपराधियों को पहचानती थी क्योंकि वो उसके पड़ोसी थे, वो लोग वहीं से उसके यहाँ से दूध खरीदा करते थे और उन लोगों के आपसी जो पड़ोस के संबंध होते हैं, मोहल्लेदारी के संबंध होते हैं, वो थे। वो एक एक का नाम भी बता पाई, पहचान सकी अपने अपराधियों को। और उनको उनकी माँ का बलात्कार, उनकी बहनों का बलात्कार, खुद बिल्किस का 22 बार बलात्कार किया गया, उसको मरा समझ के छोड़ के गए थे, अपनी तरफ से उन्होंने सबूत खत्म कर दिए थे, लेकिन वो जिंदा रह गई। और बिल्किस बानो क्योंकि जिंदा रह गई इसलिए आपको पता चल सका। ऐसे बहुत से घटनाएं हुई उन 3 दिनों में गुजरात में, और जिनको हम कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि जो जिनके साथ हुआ वो मारे गए, तो जो मकतूल है वो क्या कहेगा, इसलिए हमें नहीं पता। तो आप ये देखिए कि ये पीपीपी मॉडल है जिसमें गुजरात चुनाव से ठीक पहले एक मैसेज ये देना है कि जनता आपस में हिंदू मुसलमान में बटी रहे, हिंदू अपराधियों को छोड़ा जाएगा, मुसलमान विक्टिम हैं उनको ये एहसास कराया जाएगा कि देखो इस पूरी व्यवस्था में न सिर्फ न्यायालय हमारे साथ खड़ा है तुम्हारे खिलाफ है, न सिर्फ मीडिया हमारे साथ खड़ा है तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि विधायिका, क्योंकि रेमिशन कमेटी का जो चीफ है वो एक विधायक है जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, तो विधायिका भी है और इसमें सब चुप रहेंगे, सब हमारा साथ देंगे। ये पूरे समाज का, पूरे तंत्र का, नेशन स्टेट का और जुडिशरी का अपराधीकरण है। ये किसी भी लिहाज से इस फैसले पर आप बात कीजिए, किसी भी नजरिए से बात कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये किस कदर बातें तो बहुत ज्यादा है शिवा मैम, लेकिन आपने जिक्र किया कि चुनाव से ठीक पहले हम एक बार फिर देख रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले, यानी एक बार चुनाव से ठीक पहले वो पूरा प्रकरण हुआ था 27 फरवरी को, और उसके बाद में चुनाव हुआ था, दिसंबर में उसका रिजल्ट आ गया था। और उस बीच में एक गौरव यात्रा, गुजरात गौरव यात्रा भी निकाली गई थी, करीब 1000 गांव को टच करने की कोशिश थी, नरेंद्र मोदी का भाषण भी था, तो वो तमाम चीजें थी। और इस बार अब जाहिर है कि कोई इस तरह का गर्मा गर्म मुद्दा नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि ये 11 दोषियों को रिहा करके एक बार फिर से उस जख्म को या उस माहौल को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, ताकि एक बार फिर से लोग हिंदुत्व के नाम पर या इस जैसी चीजों के नाम पर एक बार फिर से मोबिलाइज हो जाए? आपको ऐसा लगता है? बहुत देर से गुजरात की आवाम कह रहे थे कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। इस बार क्योंकि बहुत ही इंटेंसिफाइड कैंपेन आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं गुजरात में, और वो अल्टरनेटिव मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से जिस तरह की भीड़ आ रही है, जिस तरह से लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये सामने से समझ में आ रहा है
कि ये उसी को काउंटर करने के लिए है कि गुजरात के लोग ये ना भूलें कि आपने जो क्राइम किए थे हम उसमें आपके साझेदार हैं और हम ही आपको बचा सकते हैं। तो कानून से हम आपको बचाएंगे, सजाएं हो गई है तो हम आपको आजादी दिलाएंगे, बिना शर्त आपको छोड़ा जाएगा। ये कोई माफी नहीं है, ये कोई बेल नहीं है, ये सीधे सीधे आजादी दिलाई गई है जघन्य हत्यारों और गैंग रेपिस्ट को। और उसमें जो भी कुतर्क वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। मगर इसमें ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्या गुजरात का समाज इस तरह की विभत्स चीजों को स्वीकार कर लेगा? क्या वो, अब उसके पास मौका है, चुनाव आ रहे हैं, क्या वो इसके खिलाफ खड़ा होगा, वोट देगा? जो लोग सड़क पे नहीं उतर सकते वो खामोशी से एक वोट तो डाल ही सकते हैं अपना इस पूरे अपराधीकरण के नाम पर। क्योंकि गुजरात में हो या भारत के दूसरे हिस्सों में हो, जो ये एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हिंदुओं की सरकार आई और हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उसमें बुनियादी बात यही है कि हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपराध करने के छूट के, और अपराध करने की छूट के साथ साथ उनको सजा हो जाए तो भी वो छोड़ दिए जाएंगे इस सौगात के कि आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप कुछ भी मांगे एक नागरिक के तौर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिना कहे हुए ये जताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुओं को गैर हिंदुओं के प्रति, खासकर दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, इनके प्रति अपराध करने की छूट, और ये छूट ही से वो अपने आप को पावर का एहसास करें और वो ये समझे। आपने देखा ओमेक्स वाले मामले में नोएडा में एक हिंदू महिला, अपर कास्ट हिंदू एजुकेटेड अर्बन महिला थी, उसके साथ जब अपराध करने की कोशिश हुई तो पूरा समाज खड़ा हुआ, पूरा मीडिया खड़ा हुआ और उन्होंने ये तय किया कि हम इस अपराधी को सजा दिलवाएंगे। और उस आदमी को इस तरह से उसको खदेड़ा गया, उस तरह से उसके पीछे फोर्स लगी और स्टेट लगा और मीडिया लगा कि लगता था कि वो शायद बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उन जैसा अपराध किया उसने। तो उसको उसके यहाँ बुलडोजर भी पहुंच गया, उसकी सारी गाड़ियां भी सील कर दी गई, उसको मतलब जो भी कर सकते थे वो सब किया गया। तो वो क्योंकि एक अपर कास्ट हिंदू अर्बन एजुकेटेड महिला थी तो उसके साथ ये किया गया। लेकिन किसी सोनी सोरी के साथ, किसी हाथरस की पीड़िता या किसी मुसलमान बिल्किस बानो के साथ न्याय के लिए समाज नहीं खड़ा होगा, ये तंत्र नहीं खड़ा होगा, मीडिया नहीं खड़ा, ये जुडिशरी नहीं खड़ी होगी, ये बताया जाए। मैम, हमने देखा कि जिस तरह से लिंचिंग करने वालों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, इसी तरीके से रेपिस्ट को, दोषियों को, कन्विक्टेड को भी फूल मालाओं और लड्डुओं से स्वागत किया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ महिलाएं जाकर के आरती उतारती हैं। आखिर ये महिलाएं किस समाज से आती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? चलो एक तरफ तो एक टाइम के लिए पुरुषों को एक बार ब्लेम किया जा सकता है कि चलो ठीक है, उनकी आइडेंटिटी अलग है, जेंडर आइडेंटिटी अलग है, लेकिन महिलाएं अगर एक जाकर के एक कन्विक्टेड को या चंद कन्विक्टेड को जाकर के आरती उतार रही हैं तो जाहिर है कि वो अपने घर वालों से, अपने समाज की महिलाओं से और अपने बच्चियों से वो कैसे आंख मिला पाती होंगी? मुझे लगता है हम लोग बहुत मासूमियत से बात कर रहे हैं। भारतीय समाज में हिंदू अपर कास्ट महिलाएं तो पुरुषों से भी ज्यादा कास्टिस्ट रही हैं। परिवार के अंदर, घर के अंदर जाति व्यवस्था को उन्होंने ही बना के रखा है, चला के रखा है। उनके यहाँ जो काम करने वाले आते हैं उसमें जो सैनिटेशन वर्कर है उसकी औकात क्या रहेगी, वो कहाँ तक खड़ा हो सकता है, कितने अंदर आएगा। फिर वो जो उनका झाड़ू पोछा बर्तन करती, झाड़ू पोछा कपड़े धोती है वो या धोता है, वो कहाँ रहेगा। और जो रसोई में आकर के गरम चपाती खिलाएगा वो कौन होगा, किस जाति का होगा। ये सब कुछ तो महिलाओं ने ही व्यवस्था बनाई है और घरों के अंदर ये चल रहा है। स्मृति ईरानी का रवैया और दूसरी महिला विधायक जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका रवैया हर मामले में, चाहे वो कठुआ का मामला हो, चाहे वो सेंगर वाला मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे सुल्ली बाई बुल्ली बाई वाला मामला हो, इन सारे मामलों में आप देखिए हिंदू महिलाएं, अपर कास्ट हिंदू महिलाएं ज्यादातर, खासकर जो बीजेपी में है, वो चुप रही है या साथ दिया है या जस्टिफाई किया है। और जो बीजेपी में नहीं है उसमें भी आप समाज में बहुत गिनी चुनी महिलाएं देखेंगे, जैसे कुछ पत्रकार हैं हमारी जो उठा रही हैं इन मामलों को, जो गोदी मीडिया से नहीं है वो पत्रकार उठा रही है इन मामलों को। उसमें बरखा दत्त हैं, उसमें निधि कुलपति, निधि राजदान, कादम्बरी शर्मा, इस तरह की जो पत्रकार हैं वो उठा रही है। वो सब अपर कास्ट ब्राह्मण महिलाएं हैं लेकिन उठा रही हैं। इन कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ दीजिए तो बहुत बड़ा सन्नाटा है, चीखता हुआ सन्नाटा है।
महिला अधिकारों के प्रति नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिल्ली ह्यूमन राइट्स कमीशन, दीगर ह्यूमन राइट्स पर बात करने वाली महिलाएं, सब अपर कास्ट हिंदू महिलाएं हैं, सब चुप हैं। ये क्राइम अगेंस्ट आइडेंटिटी जितनी भी है, चाहे कठुआ हो, चाहे सोनी सोरी हो, चाहे ये हो आपका हाथरस हो, ये सारे क्राइम अगेंस्ट आइडेंटिटी है। ये क्राइम इसलिए किए गए कि इनकी आइडेंटिटी के लोगों को बताया जा सके कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, सजा मिलेगी तो भी हम बाहर आजाद कर दिए जाएंगे बिना किसी शर्त के। और जो भी उसमें तर्क दिए जा रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं, तो उनसे पूछना चाहिए। एक तो ये कि अगर संस्कारी होते तो ये करते नहीं, और अगर इसके बाद में भी अगर अपराध हुआ था उनसे, संस्कारी होते तो सबसे पहले बाहर आकर के बिल्किस बानो से सार्वजनिक माफी मांगते, उससे कहते कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर दो। और बिल्किस बानो से अपराध के इससे क्षमा के साथ साथ देश से क्षमा मांगते कि हमने इस देश को ये इस तरह का कलंक दिया है कि भारतीय समाज, भारतीय हिंदू समाज ऐसा हो सकता है। तो वो कर क्या रहे हैं? वो हिंदू समाज को कलंकित कर रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज को कलंकित कर रहे हैं। अगर ये लोग इस तरह से बाहर ना किए जाते तो हमें कैसे पता चलता कि समाज के अंदर की गिरावट क्या है। एक अपराध हुआ 2002 में, लेकिन अब जो अपराध हुआ है वो समाज और राष्ट्र राज्य ने मिलकर किया है। वो विधायक ज्यादा बड़ा है, पिछला वाला अपराध ज्यादा बड़ा है, ये वाला अपराध ज्यादा बड़ा है? ये ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है राष्ट्र राज्य। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक स्टेट ने दिया है, तो ये ज्यादा बड़ा अपराध है। अपराधी अपराध करेंगे, ये हर समाज में होता है, हर देश में होता है, लेकिन कानून व्यवस्था उनका साथ देगी, विधायिका उनका साथ देगी, मीडिया उनका साथ देगा, सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधे रहेगा। ये निराली बात है। तो ये जो अभी हुआ है 15 अगस्त को, ये जो अपराध हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने का, ये ज्यादा बड़ा अपराध है। अपराधी का अपराध करना एक बात है, पुलिस उसको पकड़े, न्यायालय उसको न्याय दे और व्यवस्था इंश्योर करे कि वो अपनी सजा काटेंगे, ये होना चाहिए। रेमिशन पॉलिसी में जैसे कि केंद्र के सरकार की रेमिशन पॉलिसी में ये बात मेंशन है कि जो लोग भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैं या कम से कम जो लोग रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, तो उन्हें तो किसी भी सूरत में रेमिशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए, उसको बाईपास करते हुए उनको रेमिशन मिली और उनको रिहा किया गया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सोमोटो ले सकता है, आपको लगता है? देखिए, रेमिशन पॉलिसी का जो कुछ भी जितने भी नियम थे वो सारे के सारे उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां से फैसला आया था, वहां से इनको अप्रूवल लेना चाहिए था। वहां के जज ने, जिन्होंने ये फैसला लिखा था, उन्होंने भी अपनी मतलब अफसोस जताया है और ताज्जुब जताया है। फिर उसके बाद सारे के सारे जघन्य अपराधी थे, इनको ये वो वाली सजा है जिसमें जब तक जीवित रहे तब तक अंदर रहेंगे, जेल में रहेंगे, ये वो वाली अपराध था। इसमें इनको रेमिशन दिया कैसे? फिर 11 के 11 एक ही अपराध के 11 लोगों को दिया गया। वो क्या आइडेंटिकल ट्विंस थे, वो रोबोट्स थे कि सारे के सारे एक जैसा आचरण कर रहे थे? क्या मामला था? तो ये नियत का सवाल है कि ये नियत कर ली गई थी कि इनको आजाद कर देना है हर हालत में। तो एक चीज वो है। सुप्रीम कोर्ट क्या आंखों मतलब बिल्कुल गूंगा बहरा कैसे? मतलब ये वो अपराध है जो जघन्य हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराध है, और इसमें गैंग रेप हुआ है, इसमें साथ में मर्डर हुआ है, और इसमें जिस तरह से ये किया गया है, माँ के सामने बेटी का बलात्कार, बेटी के सामने माँ का बलात्कार, माँ के सामने बेटी को पत्थर पे पटक के मार देना। सिर्फ बलात्कार पे बात मत कीजिए, इसमें जो यही इन्हीं अपराधियों ने जो साथ में और कुछ किया है उस पर भी ध्यान रखिए कि एक 3 साल की बच्ची को, एक बिल्कुल मासूम बच्ची को का सर पत्थर पे पटक के मार देना, ये वो अपराधी है। और इस तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं कि कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती है, ना कोई नियम है ना कोई कानून है, ऐसे जंगल राजनुमा। और 21वीं सदी में जब हम जंगल राजनुमा चीजें कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया देख रही होती है, तो दुनिया में हमारी छवि कैसी जाती है? जाहिर है कि हमारी दुनिया में हमारी छवि किस तौर पर जाएगी, और उससे पूरी एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी होती है, उससे इकोनॉमी जुड़ी होती है कई एंगल से। तो आपको क्या लगता है कि इसका किस तरह का असर पड़ेगा हमारे अर्थव्यवस्था पर भी? इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है कि जनता जो है इधर देखती रहे, अर्थव्यवस्था पे बात ना हो। मैं कहती हूँ अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चले तो ये अनैतिकता बर्दाश्त कर ली जाएगी। इसको अर्थव्यवस्था से इसलिए ना जोड़िए कि एक तो मैंने जैसा कहा कि अर्थव्यवस्था तो पहले ही गर्त में है। उन्होंने जिस तरह से नोटबंदी से भारत के एक दौड़ते हुए इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी एक दौड़ता हुआ घोड़ा थी, उसके पहले आगे के 2 पैर काट दिए उन्होंने नोटबंदी करके उस दौड़ते हुए घोड़े का।
फिर वो लाई जीएसटी, फिर उन्होंने ये इंश्योर किया कि ये घोड़ा खड़ा भी ना रह सके, और अब तो उसको पूरी तरह खत्म करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि इस पहले इनकी सरकार आई तो पेंशन खत्म करी, और अब जो सरकार आई है उसने 4 साल की नौकरी कर दी है, बाप से पहले बेटा रिटायर होकर के घर पहुंच रहा है, ये हालत कर दी है। तो ये खास तरह के, मुझे तो यही लगता है कि जैसे किसी देश के दुश्मन से इन्होंने वादा कर लिया है कि हम आपका काम करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसा, मतलब मैं कहती हूँ हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा कर देते आप, अपराध करने की छूट के अलावा आपने उनके लिए भी कुछ नहीं किया ना। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये जनता इस पर ना गौर करे, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर बहुत अच्छी होती इकोनॉमी तब भी क्या ये बर्दाश्त कर सकते थे? क्या अनैतिक अमीरी हमें बर्दाश्त है? क्या अनैतिक सुख समृद्धि हमें बर्दाश्त है? एक समाज के तौर पे हम सिर्फ इससे तय करेंगे कि हम हमारी कमाई कैसी है, हमारी कैसी है, वो अगर अच्छी है तो बाकी सारी अनैतिकताएं जायज हैं, उनसे हमें एतराज नहीं है। देखिए, इससे पहले भी इतिहास में मानव सभ्यताओं ने, देशों ने अपने ही अनैतिकता के बोझ तले अपने को खत्म किया है। वो पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हुए हैं, उनका नाश हुआ है। ठीक है, वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो तो भी, तो अपनी अनैतिकता के बोझ तले इससे पहले भी सभ्यताएं खत्म हुई हैं। हो सकता है इस बार हमारी बारी हो, कुछ नहीं कह सकते। ये तो इतिहास 100 साल बाद। एक आखिरी सवाल, उसके बाद में हम इसको वाइंड अप करेंगे। मुझे बताइए कि अब इसके बाद का क्या स्टेप हो सकता है? बिल्किस बानो ही के केस के संदर्भ में हम बात करें कि इसके बाद का क्या कुछ स्टेप हो सकता है? समाज चाहेगा तो उसके पास कई तरीके हैं, सड़कें उसके पास हैं। गुजरात समाज चाहेगा तो वोटिंग राइट्स उसके पास है, वो बता सकता है कि हमें ऐसे अपराधी लोग नहीं चाहिए सरकार में। हम पॉलिटिशियंस द्वारा शासित होंगे, हम अपराधियों द्वारा शासित नहीं होंगे, ये वो मैसेज दे सकते हैं। तो सड़कें भी हैं, बैलेट भी है, दोनों तरह से है, प्लस लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब कुछ है आपके पास। आपसे ज्यादा क्या छीन लिया जाएगा? यही छीन लिया जाएगा ना कि मीडिया आपकी बात नहीं करेगा, उनका मीडिया, तो उनका मीडिया ना करे। आज सबके पास अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से आप अपनी बात 1 मिनट में कह करके देश से और समाज से मुखातिब हो सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी बात सुनी जाए, आप कहें और वो सुनी जाए, उसके बहुत सारे माध्यम हैं, सिर्फ एक माध्यम नहीं है। समाज को ही ये तय करना है, समाज के ही हाथ में है। जो लोकतंत्र को जान देने वाले, मजबूत करने वाले जितने भी संस्थान थे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो वुमेन राइट्स कमीशन हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, माइनॉरिटी राइट्स कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, या जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो हो, या आपका विजिलेंस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सारे के सारे अब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो वो और बिना इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के असरदार काम करने की डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। लेकिन अब जनता के पास सड़कें हैं और उनके पास अपना मोबाइल है जिसमें वो अपनी बात कह सकते हैं और टैग कर सकते हैं अपने शासक को कि हमें कैसा शासन चाहिए, ये तो वो कर ही सकते हैं। तो शुक्रिया शीबा साहिबा, आपने अपनी बात बहुत ही बेबाकी के साथ रखी और आपने 1-2 बातें बहुत अहम कही। एक तो ये कहा कि ये जो कर रहे हैं दरअसल ये हिंदुओं को भी कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय अपराध करने की छूट के, और आपने आखिर में जो बात कही वो ये कहा कि आपके हाथों में है, अगर आप चाहें तो वोट के चोट से आप उनको सबक सिखा सकते हैं, और जितनी भी एजेंसियां हैं उनको एक तरीके से मैनेज कर लिया गया है। और अगर हमें अपने चलते चलते मैं एक बात और कहती हूँ कि देखिए, अगर इसी तरह की घटना बांग्लादेश में होती, अफगानिस्तान में होती, पाकिस्तान में होती, तो हम किससे उम्मीद करते कि कौन ऐसे वहां की अक़लियतों को बचाएगा? वहां की अक़लियतें खुद को कैसे बचा सकती हैं? जो आबादी, पूरी आबादी का सिर्फ 13 या 14% है भारत में, वो अपने आप को कैसे बचाए? अगर बाकी की आबादी ये बहुसंख्यक आबादी ये तय करेगी कि हम बलात्कार करेंगे, हम हत्या करेंगे, हम लिंचिंग करेंगे, हम लूट करेंगे, तो जैसे हम वहां के लोगों से ये उम्मीद करते कि वहां की अक्सरियत खड़ी होगी और वो इंसाफ और जो नैतिकता है, जो डिसेंसी है, उस सभ्य समाज का जो द्योतक है, उसके आधार पर काम करेगी। वही हम यहाँ पर भी उम्मीद करते हैं। डेमोक्रेसीज में हमेशा बहुजन या बहुसंख्यकों के हाथ में ये होता है कि व्यवस्था ठीक चले और अनैतिकता न पनपे।
ये अनैतिकता उनकी रजामंदी से ही पनप सकती है। जिस दिन वो चाहेंगे ये नहीं पनपेगी। हालांकि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, जैसा कि हमने देखा गुजरात राइट के दौरान जिस तरह से अनऑफिशियल डाटा की बात करें तो करीब करीब 3,000 लोग मारे गए, लेकिन उसमें से करीब करीब 300 हिंदू भी मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जा सकता है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जर में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये चीजें भी देखने को मिलेंगी और ये हिंदू समाज को भी सोचना होगा, जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनको भी सोचना होगा, और जो एक आम तबके का इंसान है कम से कम उसको तो ये बात सोचना ही होगा कि उसके पास कुछ नहीं है तो कम से कम एक वोट की ताकत है जिसके जरिए से वो सबक तो सिखा ही सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवा साहिबा, आपने बहुत ही कीमती समय दिया और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी ये बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है? आप हमारे इस YouTube चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपको बनाकर प्रेजेंट करते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।